हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपनी क्लास में, ज्योग्राफी की क्लास में। आज मैं फिर से एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। एनसीईआरटी की 7th क्लास एनसीईआरटी का प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्यजीव। जो टॉपिक है आपका 6 नंबर का टॉपिक है और इसको हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इसकी जानकारी कलेक्ट करेंगे क्या है इसमें। तो इसमें जो बताया गया है प्राकृतिक वनस्पति के बाद जो वन है, वनों के बारे में बताया गया है। मेनली कहाँ कौन से पेड़ पाए जाते हैं उसके बारे में, और वन्य जीवों के बारे में भी बताया गया है। जो जीव हैं वो किस किस स्थिति पर कहाँ पर पाए जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सलीमा अपने ग्रीष्म शिविर से बहुत उत्साहित थी। अपने सहपाठियों के साथ वह हिमाचल प्रदेश में मनाली देखने गई थी। उसे सब स्मरण था कि बस जैसे जैसे चढ़ाई पर जा रही थी तो वह स्थलाकृति एवं प्राकृतिक वनस्पतियों के बदलते स्वरूपों को देखकर कितनी हैरान हो गई थी कि गिरपात में स्थित साल एवं सागवान के घने वन धीरे धीरे अदृश्य हो गए तथा पर्वत की ढलानों पर पतली नुकीली पत्तियां एवं शंक्वाधार बेतान लंबे वृक्ष दिखने लगे। उसे पता चला कि वे शंक्वाधारी वृक्ष थे। लंबे वृक्षों पर खिले लाल लाल फूलों पर उसका ध्यान गया। वे रोडोडेंड्रॉन के फूल थे। मनाली से आगे रोहतांग दर्रे तक के रास्ते में उसने देखा कि भूमि छोटी छोटी घास एवं स्थलों पर बर्फ से ढकी थी। स्थली सलीमा के अवलोकन से हम अनुमान लगा सकते हैं कि स्थल की ऊंचाई एवं वनस्पतियों की विशेषताएं एक दूसरे से संबंधित हैं। ऊंचाइयों में परिवर्तन के साथ जलवायु में परिवर्तन होता है तथा इसके कारण प्राकृतिक वनस्पतियों में भी बदलाव आता है। वनस्पति की वृद्धि तथा तापमान एवं नमी पर निर्भर करती है। इसके अलावा यह ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई जैसे कारणों पर भी निर्भर करती है। इन घटनाओं में अंतर के कारण किसी स्थान की प्राकृतिक वनस्पति की संघनता एवं प्रकार से भी परिवर्तन होता है। आमतौर पर प्राकृतिक वनस्पति को निम्न 3 मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। नंबर 1, वन। तो वन क्या होते हैं? जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं। इन कारणों के आधार पर सघन एवं खुले वन विकसित होते हैं। नंबर 2, घास स्थल, जो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं। और कांटेदार झाड़ियाँ व झाड़ियाँ केवल शुष्क क्षेत्रों में पैदा होते हैं। सलीमा हिमालय की यात्रा का यह अनुभव अपने पिता को बता रही थी। उसके पिता विश्व के विभिन्न स्थानों पर जा चुके थे। उन्होंने सलीमा को विभिन्न महाद्वीपों के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली विविधता प्रकार की वनस्पतियों के बारे में बताया। उन्होंने उपध्रुवीय प्रदेशों में शंकुधारी वन, रेगिस्तानों में कांटेदार झाड़ियाँ आदि प्रदेशों में घने उष्णकटिबंधीय दृष्टिकाष्ठ वनों के बारे में कई अन्य जानकारियाँ दीं। सलीमा समझ गई कि हिमाचल के क्षेत्रों में लगभग सभी प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर मिलती हैं। जब किधर जाएंगे? भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे तो वो झाड़ियाँ और जो भी पेड़ उधर पाए जाते हैं वो वनस्पतियाँ उधर ही पाई जाती हैं जो ध्रुवों की साइड पाई जाती हैं। प्राकृतिक वनस्पतियों के प्रकार में बदलाव का मुख्य कारण जलवायु का बदलाव है। आइए हम विश्व की विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियाँ, उनके गुण एवं वहाँ प्रवास करने वाले वन्य जीवों की जानकारी प्राप्त करें। तो वन कौन सी? पहला वन पढ़ेंगे हम उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, इन वनों को उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भी कहते हैं। ये घने वन भूमध्य रेखा तथा उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं। ये क्षेत्र गर्म होते हैं एवं पूरे वर्ष
यहाँ अत्यंत वर्षा होती है। चूँकि यहाँ का मौसम कभी शुष्क नहीं होता है, इसलिए यहाँ के पेड़ों की पत्तियाँ पूरी तरह नहीं झड़ती हैं, इसलिए इन्हें सदाबहार वन कहते हैं। काफ़ी घने वृक्षों की मोटी बेतान के कारण दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर नहीं पहुँच पाता है। आमतौर पर यहाँ दृढ़ काष्ठ वृक्ष जैसे रोजवुड, आवनूर्स, महोगनी आदि पाए जाते हैं। ये वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? सदाबहार वनों में। जहाँ वर्षा हमेशा होगी, सूर्य भी हमेशा होगा, तो वर्षा अधिक होगी तो वन हमेशा अधिक ही होंगे वहाँ पर। जैसे भूमध्य रेखा से लेकर जहाँ तक सूर्य की किरणें अधिक रहती हैं, तो वहाँ क्या होगा? वर्षा भी अधिक। उसी कारण से क्या होता है, वहाँ वन भी बहुत होते हैं, और इसी कारण वो क्या है, वन पत्तियाँ नहीं उनसे गिरती हैं, तो उन्हीं को बोलते हैं सदाबहार वन कहा जाता है। अब बात करते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, मतलब जिनके पत्ते झड़ जाते हैं उनकी। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं जो भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्से में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं। जल संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ के वृक्ष पत्तियाँ झाड़ देते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले दृढ़ काष्ठ वृक्ष में साल, सागवान, नीम, शीशम हैं। दृष्टकाष्ठ वृक्ष फर्नीचर, यातायात एवं निर्माण सामग्री बनाने के लिए बहुत उपयोग होते हैं। इन प्रदेशों में आमतौर पर पाए जाने वाले जानवर जैसे बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर, बंदर आदि पाए जाते हैं। शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित हैं। ये सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं, जैसे दक्षिण पूर्वी अमेरिका, दक्षिण चीन, दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील। यहाँ बांज, चीड़ एवं यूकेलिप्टस जैसे दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। शीतोष्ण पर्णपाती वन उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। ये उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली, पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं। यहाँ पाए जाने वाले पेड़ जैसे बांज, ऐज, बीच आदि और हिरण, लोमड़ी, भेड़िया यहाँ के आम जानवर हैं। पीजेंट तथा मोलाल जैसे पक्षी भी यहाँ पाए जाते हैं। अब कौन से वन पढ़ेंगे? भूमध्य सागरीय वनस्पति। जो भूमध्य सागरीय वनस्पति कौन सी है? आप जान चुके हैं कि महाद्वीपों के पूर्व एवं उत्तर पूर्वी किनारे के अधिकांश भाग शीतोष्ण सदाबहार एवं पर्णपाती पेड़ों से ढके हैं। महाद्वीपों के पश्चिमी एवं दक्षिण पश्चिम किनारे विभिन्न हैं। यहाँ भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती हैं। यहाँ अधिकांश यूरोप, अफ्रीका, एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में पाई जाती है, इसलिए इसका नाम पड़ा। ये वनस्पति भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेशों जैसे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, दक्षिण पश्चिम अमेरिका, दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती है। इन प्रदेशों में गर्म शुष्क ग्रीष्म तथा वर्षा वाली मृदु शीत ऋतुएं होती है। इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, अंजीर, जैतून, अंगूर जैसे नींबू वंश सिट्रस के फल पैदा किए जाते हैं। क्योंकि लोगों ने अपनी इच्छा अनुसार कृषि करने के लिए यहाँ की प्राकृतिक वनस्पतियों को हटा दिया है, यहाँ वन्य जीव कम हैं। शंकुधारी वन उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों 50 से 70 अक्षांश में भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं। इसे टैंगा भी कहते हैं। ये वन अधिकांश ऊंचाई पर भी पाए जाते हैं। इन्हीं वृक्षों को सलीमा ने हिमालय में प्रचुर मात्रा में देखा था। ये लंबे, नरम व काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। इन वृक्षों के काष्ठ का उपयोग लुगदी बनाने के लिए किया जाता है।
जो सामान्य तथा अखबारी कागज बनाने में काम आती है। नरम काष्ठ का उपयोग माचिस एवं पैकिंग के लिए बक्से बनाने के लिए किया जाता है। चीड़ व देवदार आदि इन वनों के मुख्य पेड़ हैं। यहाँ सामान्यतः रजत, लोमड़ी, मिंक, ध्रुवीय भालू जैसे जानवर पाए जाते हैं। ये शंकुधार वन दिख रहे हैं वहाँ को ढके हुए हैं बर्फ से। अब घास स्थल, उष्णकटिबंधीय घास स्थल। ये वन भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग जाते हैं और भूमध्य रेखा के दोनों ओर से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र तक फैले हैं। यहाँ वनस्पति निम्न से मध्य वर्षा वाले क्षेत्र में पैदा होती है। यह घास काफ़ी ऊंची, लगभग 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक बन जाती है। अफ्रीका का सवाना घास स्थल इसी प्रकार का है। सामान्य रूप से उष्णकटिबंधीय घास स्थल में हाथी, जेबरा, जिराफ, हिरण, तेंदुआ आदि जानवर पाए जाते हैं। शीतोष्ण घास मैदान, ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्र में महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। यहाँ के घास आमतौर पर छोटी व पौष्टिक होती हैं। शीतोष्ण प्रदेशों में सामान्यतः जंगली भैंस, बाइसन, एंटीलोप पाए जाते हैं। कंटीली झाड़ियाँ शुष्क रेगिस्तान जैसे प्रदेशों में पाई जाती हैं। उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं। तीव्र गर्मी एवं बहुत कम वर्षा के कारण यहाँ वनस्पतियों की कमी रहती है। विश्व के मानचित्र पर रेगिस्तानी प्रदेश को चिह्नित करें। क्या आप भारत के बड़े रेगिस्तान का नाम बता सकते हैं? रेगिस्तान के कुछ जानवरों के नाम बताइए जिसे आप पहले जान चुके हों। तो भारत का जो रेगिस्तान है वो थार मरुस्थल है। यदि आप ध्रुवीय प्रदेश में जाएंगे तो वह स्थान आपको अत्यंत ठंडा मिलेगा। यहाँ बहुत सी सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती हैं। यहाँ केवल काई, लाइकिन, छोटी झाड़ियाँ पाई जाती हैं। ये अल्पकालिक ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती हैं। इसे टुंड्रा प्रकार की वनस्पति कहा जाता है। ये वनस्पतियाँ यूरोप, एशिया एवं उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती हैं। यहाँ के जानवरों के शरीर पर मोटी फर एवं मोटी चमड़ी होती है जो उन्हें ठंडी जलवायु से सुरक्षित रखते हैं। यहाँ पाए जाने वाले कुछ जानवर हैं सील, बालरस, कस्तूरी बैल, ध्रुवीय उल्लू, ध्रुवीय भालू, बर्फीली लोमड़ी। सलीमा के पिता ने उसे कुछ घने वनों के चित्र दिखाए। कुछ चित्रों में सलीमा ने देखा कि लोग वृक्षों को काटकर वनों को साफ कर रहे हैं। उसके पिता ने बताया कि स्थानीय लोग कृत्रिम आवास के लिए स्थान चाहते थे, इसलिए उन्होंने वनों को साफ कर दिया। सलीमा सोचने लगी कि अगर वनों को साफ कर दिया जाता है तो वन्य जीव कहाँ जाएंगे? क्या ये वन पुनः वैसे ही बन पाएंगे? अगर लोग इसी प्रकार वनों को काटते रहे तो भविष्य में पर्याप्त ऑक्सीजन, जलवायु, लकड़ी, फल, मेवे आदि मिल पाएंगे? क्या आप सलीमा से सहमत हैं? अपने दोस्तों के साथ वनस्पति एवं प्राणी जगत की विविधता में हो रही कमी पर चर्चा करें। इसके संरक्षण के लिए बारे में कुछ सुझाव दें। तो ये चैप्टर हमारा समाप्त होता है। अब हम इसके स्टिकी नोट्स देख लेते हैं। जो इसके नोट्स हैं क्या हैं? आओ कुछ करके सीखें। क्या अब आप बता सकते हैं कि चढ़ाई के बाद सलीमा ने प्राकृतिक वनस्पतियों में क्या परिवर्तन देखा? हिमालय में गिरपात से लेकर ऊंचाई तक सलीमा ने किस प्रकार की वनस्पतियां देखीं? नेक्स्ट देखेंगे, आओ कुछ करके सीखें। सलीमा की तरफ जब आप किसी नए स्थान पर जाते हैं तो वहां पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियों पर ध्यान दें। उन कारणों पर विचार करें कि जिसके कारण ये वनस्पतियां वहां पैदा हुई हैं। वृक्षों की कटाई, चराई, नकदी फसलों की खेती, निर्माण कार्यों आदि के रूप में उस वृक्ष में अगर कोई मानव हस्तक्षेप हुआ है तो उसे
लिखें। क्या आप जानते हैं एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा सांप है जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है। यह मगर जैसे बड़े जानवर को मार खा जाता है। एनाकोंडा सांप। भारत में शीतोष्ण सदाबहार वन और शीतोष्ण पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं? उन राज्यों के नाम बताएं। भारत में अधिकांश किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? पीजेंट ये चिड़िया है। मोनाल चिड़िया, ये शीतोष्ण पर्णपाती वन है आपके। क्या आप जानते हैं भूमध्य सागरीय वृक्ष शुष्क शीत ऋतु में स्वयं को ढाल लेते हैं। उनकी मोटी छाल एवं पत्तियां वाष्पोत्सर्जन को रोकती हैं। भूमध्य सागरीय प्रदेशों को फलों की कृषि के कारण विश्व का फलोद्यान भी कहा जाता है। सबसे ज़्यादा फल उगाए जाते हैं भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। आओ कुछ करके सीख। अपने आसपास नरम एवं दृढ़ काष्ठ से बनी वस्तु पर ध्यान दें। अपने बड़ों से अपने आसपास के वृक्षों का नाम पता करें। रूसी भाषा में टेंगा का अर्थ है शुद्ध एवं अनछुआ। टेंगा। क्या आप जानते हैं विभिन्न प्रदेशों में घास स्थल विभिन्न नामों से जाने जाते हैं? उष्णकटिबंधीय स्थान पूर्वी अफ्रीका में सवाना वन कहा जाता है। ब्राज़ील में कंपोस्ट कहा जाता है। वेनेजुएला में लानोस कहा जाता है। शीतोष्ण में शीतोष्णकटिबंधीय घास स्थल को कहा जाता है। अर्जेंटीना में पैम्पास, उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी, दक्षिण अमेरिका में वेल्ट, मध्य एशिया में स्टेपी, ऑस्ट्रेलिया में डॉन। तो ये ध्यान रखेंगे, ये एग्जाम में पूछा जाता है ये वाली चीज़ें। तो यह चैप्टर यहाँ समाप्त होता है। थैंक यू सो मच साथियों। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जो भी वीडियो को देख रहा है। थैंक यू सो मच साथियों। बाय बाय, टेक केयर।